ये स्टोरी सारी मेरी देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना। 10th क्लास की एनसीईआरटी है, विजिबल आप लोगों को? हाँ जी, यस और नो? यस सर। ठीक है। देखिए इसमें चैप्टर्स जो है, अगेन प्रियम्बल है, हर बुक में आपको प्रियम्बल मिलेगा। चैप्टर ये है हमारा डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी एंड कंज्यूमर राइट्स। ये 10th क्लास की है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हम लोग सभी जानते हैं, जैसे कि फोटो दिखा रखी है कि भाई जिसके पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को बड़ी कार चाहिए। ऐसे ही छोटा घर है, बड़ा घर, उससे बड़ा घर। ये इसमें दिखाया हुआ है कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। करने करने का मतलब ये है कि हर किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब एक जैसा नहीं है। जैसे मान लो किसी के 10 नंबर आ रहे हैं, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, 20 आ जाए, 20 वाले के लिए 30 आ जाए, 30 वाले के लिए 40। तो पहली चीज मुझे बताना चाह रही है डेवलपमेंट होता क्या है। सिंपल सी बात है, अपनी करंट कंडीशन से इम्प्रूवमेंट क्या कहलाएगा, उसका डेवलपमेंट कहलाएगा। अब ये बोलना चाह रहा है कि देखो डेवलपमेंट हम लोग मोस्टली किस में सोचते हैं कि एक तो इनकम और प्लस अदर गोल्स। पहली चीज तो हम लोग सोचते हैं कि इनकम के अंदर हमारा क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। इसके अलावा अदर गोल्स क्या है, हर किसी को क्या चाहिए होता है। तो जो मोस्टली पर्सन है उनको इनकम के अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इक्वल ट्रीटमेंट की, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट। क्या क्या चाहिए होगा, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट। ये वो चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, हर एक पर्सन को जो अदर गोल में आ रहा होगा। ठीक है, अदर गोल्स में ये सारी चीजें आएंगी। इन्हीं चीजों के अंदर अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट, और वो अदर गोल में आएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें ऐसा कुछ पढ़ने का मतलब समझने वाली खास चीज, मतलब याद रखने वाली खास चीजें नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज है कि मिक्स गोल क्या है। मिक्स गोल मतलब मनी भी हो और बाकी सारी चीजें भी मिल पाए, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, उसे बोलते हैं मिक्स गोल। कि सिर्फ एक ही मोटिव नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनी ही हो, मनी के अलावा अदर रिक्वायर्ड अदर चीजें भी होनी चाहिए। उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मिक्स गोल। ठीक है, अगला है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट यानी कंट्री के अंदर सभी लोगों का डेवलपमेंट। तो क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी हर किसी का अपना अपना डेवलपमेंट होता है। और अब जब हम बात कर रहे होंगे पूरी कंट्री के डेवलपमेंट की, तो कंट्री के डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कंट्री की नेशनल इनकम में ग्रोथ हो जाए, कंट्री की नेशनल इनकम में ग्रोथ हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, नेशनल डेवलपमेंट। या फिर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग है और पास में झुग्गी झोपड़ी है, तो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए अलग डेवलपमेंट का गोल होगा और जो बड़ी बिल्डिंग्स वाले हैं उनके लिए अलग गोल होगा। और साथ ही बताना ये चाह रहा है कि हमारी कंट्री में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस मतलब एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर आपको झुग्गी झोपड़ी वाले लोग भी मिलेंगे और वहां पे साथ ही आपको मल्टी स्टोरी वाले लोग भी मिल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग भी मिलेंगे आपको और मल्टी स्टोरी वाले लोग भी मिल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। डिफरेंसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम लोग डिफरेंट कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने का तरीका क्या होगा अलग अलग कंट्रीज को, तो बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग अलग अलग कंट्रीज को उनकी एवरेज इनकम के हिसाब से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम। ध्यान रखिए, टोटल इनकम को आप डिवाइड कर दो पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आपको मालूम ही होगा कि हाई इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हम लोग यहाँ पे ले रहे होते हैं, उन कैटेगरीज में समझिए। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, डिफाइन किया है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव। अगर इससे कोई अबव है तो उन्हें रिच कंट्रीज बोलते हैं।
यानी $12,000 से ज्यादा कोई पर एनम कमा रहा है तो वो रिच कंट्रीज मानी जाएंगी। दूसरा है लो इनकम कंट्रीज, तो $955 पर एनम अगर कोई अर्न करता है तो वो किस में आ जाएगा, लोअर में आ जाएगा। और इसके बीच में सारी क्या आ जाएंगी, मिडिल इनकम कंट्रीज में से हम काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे हम लोग, मिडिल इनकम कंट्रीज में से हम काउंट कर रहे होंगे। फाइन। जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है तो उनका कितना है, $1820 पर एनम। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, $1820 पर एनम। तो इसको आप 12 से डिवाइड करके मंथली भी निकाल सकते हो। यानी हम काफी कम है, भले ही मिडिल में आ रहा है लेकिन हमारा तब भी इतना ज्यादा खास अर्निंग है नहीं, नॉर्मल है। तो एवरेज इनकम ये हो गया। अब दूसरी बात ये समझो कि किसी भी कंट्री में क्या होना चाहिए कि जो मनी है ना वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होना चाहिए कि मोर पीपल कैन एक्सेस इक्वल और एवरेज अमाउंट ऑफ मनी। यानी जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देखो कि यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं 4 कुर्सियों पे, इसका मतलब क्या है, सभी के पास आराम से बैठने के लिए प्लेस है। दूसरी फोटो में देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लोग 4 कुर्सी, मतलब 4 लोग 2 कुर्सियों में बैठे हुए हैं और एक ही इंसान 4 कुर्सियों पे लेटा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये बंदा बहुत रिच है जिसके पास 4 कुर्सियां हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा पुअर है। तो किसी भी कंट्री में ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा पुअर और बहुत ज्यादा रिच लोग। जहां पर भी ऐसा होगा ना, बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा पुअर, तो वहां पे थोड़ा डिस्पैरिटीज ज्यादा होंगी, यानी कंट्री ढंग से डेवलप नहीं हो पा रही होगी, यानी कंट्री का प्रॉपर सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखना है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो देखिए यहाँ पे इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं। पहला है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, दूसरा है लिटरेसी रेट और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है कि क्या क्या होता है। एक तो होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे की, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि इन्फेंट मोर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या दी हुई है, कोई बच्चा है जो विद इन 1 ईयर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, 7 साल और उससे ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो अपना थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हो किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उसे हम लोग बोलते हैं लिटरेट। अगला है अटेंडेंस रेशियो। अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि 14 से 15 एज ग्रुप के लोग, 14 टू 15 एज ग्रुप के लोग, ठीक है, उनमें से कितने बच्चे हैं जो रेगुलर, ठीक है, मतलब कॉलेज या स्कूल में जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए। मतलब 40 से 15 वाले एज ग्रुप है, इससे ऊपर वाला है तो वो डेफिनेटली स्कूल में ही होगा, तो वहां पे प्रेजेंट हो पा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इनकम के अलावा ये 3 चीजें भी चाहिए होती है ना, कि इनकम तो है ही, इनकम के अलावा जो हमारा ये है वो ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। जी सर। आगे देखिए, अगला है पब्लिक फैसिलिटीज। तो डेफिनेशन समझो, पब्लिक फैसिलिटीज का मीनिंग क्या होता है कि वो चीजें जो आप अपनी पॉकेट की मनी से खरीद नहीं सकते हो, यानी जो आपके पास मनी है उससे आप जो चीजें नहीं खरीद सकते हो वो होती है पब्लिक फैसिलिटीज। तो लिखा हुआ है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। तो वो चीजें सब कुछ इसमें आती है पब्लिक फैसिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ठीक है, रेलवे है, क्लीन एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ आप अपनी मनी से खरीद नहीं सकते हो। दैट्स वाई किसमें आता है, पब्लिक फैसिलिटीज में आता है। और ये पब्लिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा आपको, गवर्नमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा आपको, गवर्नमेंट। अगली चीज देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। तो बताना चाह रहा है कि केरला में इसीलिए पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम काफी स्ट्रांग है। ठीक है, क्या स्ट्रांग है, हेल्थ एंड एजुकेशन का सिस्टम काफी स्ट्रांग है। दूसरा है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस के थ्रू क्या होता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, जिससे कि कोई भी, अभी हमने पढ़ा था ना, भूख से ना मर जाए, तो वही पीडीएस वाला सिस्टम है जिससे कोई भी इंसान भूख से ना मरे। और ये दुकान की फोटो दिखा रखी है, ऐसी होती है पीडीएस वाली शॉप्स। अगला है बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान ओवर नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर हेल्दी है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से। बीएमआई का फॉर्मूला होता है, बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप लोग। कुल मिला के हम लोग वेट लेते हैं किलोग्राम में,
वेट किस में लेंगे, किलोग्राम में, और नीचे लेते हैं हाइट इन मीटर्स और उसका स्क्वायर, बस डिवाइड कर दो, आंसर जो आएगा उससे हम लोग निकालते हैं किसी भी इंसान का बीएमआई। दोबारा समझ लो, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर्स, हाइट किस में लेंगे हम लोग, मीटर में, और डिवाइड कर दो इसका स्क्वायर लेके, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बीएमआई हो जाएगा। और बीएमआई में देखो कि अगर किसी का बीएमआई 28 से ऊपर है तो ओवरवेट, ध्यान देना, बीएमआई अगर 28 से ऊपर है तो ओवरवेट, और 18 से कम है तो अंडर नरिश्ड, यानी 28 से ऊपर तो मोटापा बहुत ज्यादा, और 18 से कम तो बहुत ज्यादा पतला बेचारा, प्रॉपर फूड उसको फूड नहीं मिल पा रहा है, तो ये होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोगों का डेवलपमेंट कितना है, उसको लिखने के लिए, मार्क करने के लिए हम लोग क्या लेके आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेके आते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, पूछा जाता है, यूएनडीपी। कौन बनाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी। ठीक है, दोबारा समझ लो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाएगा, यूएनडीपी बनाएगा, और इसमें एक इंडेक्स होता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें एक इंडेक्स होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो देखो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। पहला हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई। दूसरा हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कितने उम्र तक जिएगा कोई भी इंसान। अगला है मीन स्कूल ईयर्स, कि कितने ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक बच्चा पढ़ने जाता है। और फिर अगली दी हुई है रैंक, तो हमें बस इंडिया का देख लेना है। तो इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, टीटीपी में दिया हुआ है 6,353। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68.8। मीन ईयर्स कितने हैं, कितने साल तक पढ़ता है अप्रोक्सीमेटली बच्चा, तो वो है 6.4। और हमारी रैंक है 130। ठीक है, आउट ऑफ 189। 189 में हमारा नंबर कितने पे आ रहा है, 130 पर आ रहा है, तो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसकी रिपोर्ट यूएनडीपी पब्लिश करता है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा रैंक कितना है, 130 है। तो इसमें आगे नंबर भी दिए हुए हैं, 1 2 3 तीन चीजें दी हुई है। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम, इन तीन चीजों पर आपको फोकस करना है। ठीक है, काफी सारी चीजें रिपीट भी होंगी। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है ऐसा डेवलपमेंट जो अभी भी बना रहे और फ्यूचर की जनरेशन जो आएंगी उनको भी वो डेवलपमेंट मिले, उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोबारा समझ लीजिए, ऐसा डेवलपमेंट जो अभी और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए रहे, उसे हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दोबारा समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जो अभी और आने वाली जनरेशन के लिए कॉमन हो, ठीक है, बराबर बना रहे, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्रूड ऑयल का बताना चाह रहा है कि जिस हिसाब से अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम लोग क्रूड ऑयल यूज करते रहे तो हो सकता है अगले आने वाले 50 सालों में खत्म हो जाए। तो बस एक ये नॉर्मल सी चीज है कि जो यूज हम लोग लगातार कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाए। तो कितना ईयर, 50 ईयर्स के आसपास वो खत्म हो सकता है। बस इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, दूसरे चैप्टर पे आइए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली सेक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी सेक्टर उसे बोलते हैं जो एग्रीकल्चर या फिर नेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। इनमें जो काम किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और अगर प्राइमरी सेक्टर को यूज, मतलब प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाली चीजों को यूज करते हुए हमने कोई चीज बना दी, कोई फैक्ट्री लगा कुछ बना दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेकेंडरी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। अब सेकेंडरी के बाद जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी फिजिकल गुड नहीं दिया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, जहां पे कोई भी फिजिकल गुड नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। दोबारा सुन लो,
ऐसा सेक्टर जहां पे कोई भी फिजिकल गुड ना दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। जैसे बैंकिंग, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब कुछ किसमें आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी किसमें आएगा, टर्सरी में आएगा, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, सर्विस है, सर्विस दी जाती है, कोई भी फिजिकल गुड नहीं दिया जाता है। तो ये हो गए सेक्टर हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आगे क्या बताना चाह रहा है, कंपैरिजन करना अलग अलग कंट्रीज का। तो बहुत सिंपल सी बात समझो यहाँ पे। होता ये है कि जिस भी सेक्टर में जितनी चीजें बनाई गई और उनको जब बेचा गया, तो जितने रुपए में बेचा गया उसे बोलते हैं फाइनल गुड। और जो अमाउंट, मान लो आपने बिस्किट बनाया और बिस्किट को 20 रुपए में बेच दिया, और ऐसे आपने बहुत सारे बिस्किट बनाए और सभी को 20-20 में बेच दिया, तो जो भी गुड्स की एमआरपी होती है ना, उसे हम जो ऐड कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी। जीडीपी मतलब किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर विद इन 1 ईयर जितने भी गुड्स, जितने भी चीजें बेची जाती हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें बेची जाएंगी उसे हम लोग, उनका जो एमआरपी होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो जो एमआरपी मिलेगा ऐड करने के बाद, वो किस नाम से जाना जाएगा, जीडीपी के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी हो गया। जीडीपी यानी विद इन अ ईयर कंट्री के अंदर जितनी चीजें बनाई जा रही हैं उसकी एमआरपी को ऐड कर लेना ही क्या है, जीडीपी है। अब जीडीपी के अकॉर्डिंग कंट्री डिफाइन की जाती है। तो अब इसमें यहाँ पे हम लोग 3 तरह की एक्टिविटी की बेसिस पर हम लोग कंट्री को डिफाइन करते हैं कि कौन सी कंट्री किस तरीके की है। तो इसके लिए कुछ चार्ट दिए हुए हैं ये। तो ध्यान ही रखना कि पहले के टाइम में हमारा जीडीपी काफी कम था, क्योंकि तीनों ही सेक्टर का ग्रोथ काफी कम, लेकिन धीमे धीमे ग्रोथ बढ़ा। तो हुआ क्या, टर्सरी सेक्टर्स में अगर आप देखोगे ना, किसी भी कंट्री का अगर टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है, यानी जीडीपी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है, तो वो रिच कंट्रीज मानी जाती है। और जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का हो, दोबारा सुन लीजिए, जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड कंट्रीज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा हमको, बैकवर्ड कंट्रीज बोला जाएगा। और जहां पर धीमे धीमे प्राइमरी सेक्टर कम हो रहा हो, सेकेंडरी और टर्सरी ग्रो हो रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। दोबारा समझ लो, जहां पर सबसे ज्यादा टर्सरी ग्रो हो रखा है, डेवलप्ड कंट्रीज। जहां पर मोस्टली जो काम है जीडीपी का, जो जितनी भी चीजें बनाई जा रही है वो प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड है, तो बैकवर्ड कंट्रीज या लेस इनकम वाली कंट्रीज। और ऐसी कंट्रीज जहां पर धीमे धीमे प्राइमरी का रोल कम हो रहा हो, सेकेंडरी और टर्सरी ग्रो कर रही हो, उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ऐसी कंट्री जहां पे सेकेंडरी टर्सरी ग्रो कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से जाने जाएंगे। तो उन्हीं की चीजों को यहाँ पे ग्राफ से दिखाया गया। अब अगेन वही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ लिया है ना, अभी क्लास में पढ़ा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट बता ही दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। याद आ रहा है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जी सर। है ना, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। अगला है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि भैया कोई इंडस्ट्री बना लो, कुछ भी चीज बनाने लग जाओ। जब कोई चीज बनाने लग जाओगे तो उसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जब लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, कि वहां पे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है हमें, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज लगानी होंगी। और जैसे ही इंडस्ट्रीज या जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, जितनी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट ग्रो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि पहले प्लानिंग कमीशन था, भी नीति आयोग आगे, और नीति आयोग हमने पढ़ा भी है, कल ही पढ़ा है आई थिंक। अगेन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अभी हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा मनरेगा के बारे में। ठीक है, अगला है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो देखो, दो सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या होता है, जहां पे कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से काम कर रही है।
दोबारा सुन लो, जहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से काम कर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड। और जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस काम नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से काम किया जाता है तो ऑर्गेनाइज हो गया। और जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से कोई काम नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। जहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा वहां पे वही होगा, फैक्ट्री एक्ट इंप्लीमेंट होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट लगेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये सब कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, वहां पे समझिए, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या होगा कि कोई ऐसे ही कोई सिक्योरिटी नहीं जॉब की, कोई इक्वल लॉस नहीं, सैलरी मन मुताबिक होगी, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड। तो दो तरीके हो गए, ऑर्गेनाइज्ड का और एक अनऑर्गेनाइज्ड का। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस, और अनऑर्गेनाइज में कोई गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाएंगे। अगला है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वही है कि गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ सोचने के ऊपर है कि क्या करना है, तो वही उनको सैलरी दिलवाओ, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी के अलावा उनको फिर कुछ लोन वोन प्रोवाइड कराया जाए, कुछ फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि उनकी लाइफ सही तरीके से चल पाए। तो बस को रीडिंग करनी है और समझ जाओगे आप लोग कि क्या बोलना चाह रहे हो। इसके अलावा है ओनरशिप के अकॉर्डिंग कंपनी कैसे होती है, तो हमने ये पढ़ा है, अभी पहले ही पढ़ा है कि एक होता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओनर है, और प्राइवेट मतलब कि उसका ओनर कोई सिंपल एक व्यक्ति या फिर एक लोगों का ग्रुप हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट के एग्जांपल दिए हुए नीचे, टाटा, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो डेफिनेटली क्या है, ये प्राइवेट हो गई। गवर्नमेंट की बात की जाए तो इंडियन रेलवे, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। उसके अलावा और भी कुछ आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह भी क्या इसमें आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में आते हैं, तो गवर्नमेंट में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस। तो पब्लिक समझ में आ गया, प्राइवेट समझ में आ गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, पब्लिक वेलफेयर का काम करती है। तो जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, उनका एम मनी अर्निंग नहीं होता है, उनका एम होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी का एम क्या होगा, पब्लिक कंपनी का एम क्या होगा। ओके, ये डन हो गया हमारा। अगली चीज देखिए, नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो हम लोग यूज कर पा रहे हैं अभी, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स को खरीदते हैं, वो मनी है। मतलब जिसको हमने दिया और दूसरे से खरीद लिया, तो मनी। एक हमने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर लेना। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, वो दिया हुआ है बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम यानी देखो, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग गुड्स हैं, वो एक इंसान अपने गुड्स को दूसरे इंसान के गुड्स से एक्सचेंज कर लेगा। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। और इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है बार्टर सिस्टम में, वो होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दोबारा सुन लो, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक दूसरे जो चीजें सेल कर रहे हैं लोग आपस में, उन दोनों को एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी तो बदलेंगे आपस में, ये तो बदल ही नहीं पाएंगे। तो बदलने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी दोनों के बीच में आपस में एक सहमति होनी चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए और उसको वो चीज चाहिए। जैसे एक को मैंगो चाहिए, दूसरे को पोटैटो, तो दूसरे के पास पोटैटो होने चाहिए, पहले वाले के पास मैंगो होने चाहिए, तभी वो आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। दूसरा है मनी। क्या है, मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम इससे चीजों को बदल लेते हैं, कि हमने रुपए दिए, बदले में कोई चीज ले ली, तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगला है फॉर्म। मनी की फॉर्म क्या क्या हो सकती है, तो मनी देखो, पेपर के फॉर्म में होती है, कॉइन्स के फॉर्म में होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ये फॉर्म्स है मनी की। तो दिया हुआ है करेंसी। करेंसी यानी मनी की बात करें करेंसी की, तो करेंसी किस फॉर्म में होती है, पेपर नोट, कॉइन्स, ठीक है। और इसके अलावा वो जो बैंक में डिपॉजिट है वो भी मनी होती है हमारी, और जो चेक वगैरह से निकालते हैं वो भी हमारी क्या है, मनी है। अब ये मनी मनी क्यों है, करेंसी क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक सिक्योरिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप है जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई अथोराइज करता है कि ये लीगल है, इससे आप चीजों को आपस में बदल सकते हो, और क्योंकि ये लीगल है इसी वजह से हम लोग इसको आपस में बदल पा रहे हैं। तो यहाँ पे बैकएंड में सिक्योरिटी किसकी है, आरबीआई की है। अब जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया मनी,
ठीक है, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। नीचे दिया हुआ है, जो मनी हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उसे क्या नाम से जानते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी डिमांड हुई, मतलब जब भी जरूरत होगी आप उसको क्या कर पाओगे? विड्रॉ कर पाओगे, इसीलिए वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। दोबारा सुन लीजिए, बैंक में जमा की गई मनी क्या होती है? हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, और क्योंकि हम डिमांड जरूरत पड़ने पर मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है चेक। चेक एक पेपर पे लिखा हुआ, एक पेपर पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू बैंक उस चेक वाले पर्सन को कुछ मनी देती है। तो चेक क्या है? चेक एक पेपर पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम लोग रुपए को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे इंसान को रुपए दे सकते हैं। ये फोटो दिखा रखिए चेक की। ठीक है, नीचे जो साइड में लिखा हुआ है वो चेक का नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चेक का नंबर है। कुछ कोडिंग होती है आपस में, बैंक यूज के लिए होती है। और ये चेक के भी टाइप होते हैं, अकाउंट पे और बैरियर चेक। अकाउंट पे मतलब जो रुपया है वो अकाउंट में जाएगा। बैरियर पे का मतलब होता है जिसके पास चेक है वो उसको विड्रॉ कर सकता है सीधे मनी के फॉर्म में। तो दूसरे के चेक हो गए। डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया आपको? इसके अलावा बैंक में जो मनी डिपॉजिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक तो सेविंग अकाउंट होता है और एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस वाले लोग खोलते हैं, सेविंग अकाउंट जब बचत करने वाले लोग खोलते हैं। और एक होती है एफडी। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मनी डिपॉजिट कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, किस नाम से जानेंगे हम लोग उसको? फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से। फिर अगला है लोन एक्टिविटी। मोस्टली बैंक मनी कहाँ से कमाते हैं? बैंक मनी कमाते हैं लोन देकर। क्या करते हैं, जो भी रुपए जमा कराया गया पब्लिक के थ्रू उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं पब्लिक को, मान लीजिए कि 3% या 4% का। लेकिन जब लोन देते हैं तो लोन दिए हुए अमाउंट को इंटरेस्ट देते हैं, मान लो 8%, 10%, 14%, 20%, इस तरीके से। तो इनको जो डिफरेंस मिल रहा है ना, 3% दिया और 8% लिया, तो 5% में प्रॉफिट हुआ, तो इसी से वो अपना खर्चा चला रहे होते हैं। तो बैंक का मेन काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना। तो जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो होता है फॉर्मल लोन, और जब किसी नॉन पर्सन से लोन लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल लोन। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक दिखा रखा है कि डिपॉजिटर्स अपने रुपए जमा कराते हैं और इनको मिलेगा 3% का इंटरेस्ट। लेकिन जब लोन लेने वाला इंसान कोई आएगा तो इनसे हाई अमाउंट चार्ज किया जाता है कि इससे बैंक मनी कमा लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मनी कैसे कमाते हैं बैंक? जी सर सर। एक बार फिर से ये वाला फिगर समझाइए ना। देखो कुछ नहीं है, बैंक में लोगों ने रुपए जमा कराए, मान लो 100 रुपए जमा कराए, 3% का इंटरेस्ट मिला। यही बैंक ने 100 रुपए लोन दे दिया लोगों को और यहाँ पे दिया 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? बैंक को इन लोगों को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 103 रुपए देने पड़ेंगे कुछ टाइम के बाद। और ये जो जिसने लोन लिया, लोन वाला कितने वापस करेगा इसको? 110 रुपए। तो बैंक के पास आए 110, गए कितने? 103। तो 7 रुपए का क्या हो गया? यहाँ पे फायदा हो गया। इन 7 रुपए से बैंक अपना काम चलाएगा। अब ये लाखों करोड़ों में होता है तो बैंकों को फायदा होता है। तो लोन चुकाने वाला जो होगा वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है, और जो रुपए जमा कराते हैं उनको कम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप एसबीआई में देखो 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि लोन लोगे तो लोन काफी महंगे होते हैं। बात समझ में आई अभी कि नहीं आई? हाँ जी, बताएं। यस सर समझ गए। अगला है लोन क्यों लिया जाता है? दो तरीके के कामों के लिए लिया जाता है। एक तो अपना आउटपुट यानी कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, या फिर खाने पीने में उड़ाने के लिए। तो बैंक हमेशा उन लोगों को लोन देना पसंद करता है जो कुछ आउटपुट बढ़ा रहे होते हैं अपना, यानी अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए लोन दिया जाता है। तो वो बैंक इजीली उनको लोन देता है। और जहां पे बैंक को लगता है कि भाई ये मजे करने के लिए, घूमने फिरने, खाने पीने के लिए लोन लिया जा रहा है, तो वहां पे वो लोन का क्या होता है? महंगा दिया जाता है उनको। इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा? महंगा, यानी 20% इंटरेस्ट पे, 30% इंटरेस्ट पे ऐसे दिया जाता है। क्योंकि वहां पे बैंक को क्या लगता है? सेफ्टी नहीं लगती है कि पता नहीं वापस मिला कि नहीं मिला। तो दो तरह से लोन दिए जाते हैं। अगला है, जब लोन दिया जाता है तो कुछ शर्तें रखी जाती है, उसे बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स यानी शर्तें क्या है, नियम और शर्तें क्या है। क्रेडिट यानी लोन होता है। तो लोन की शर्तें क्या होती है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, कितने टाइम में पे करोगे, पे कैसे करोगे। ठीक है, और बदले में कुछ गिरवी रखने के लिए है कि नहीं है। गिरवी मतलब कोलेटरल। तो कोलेटरल लिखा हुआ है। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल एक एसेट होता है जिसके बिहाफ पर पर्सन को लोन दिया जाता है। कोलेटरल क्या होता है? एसेट होता है जिसके बिहाफ पे पर्सन को मनी दी जाती है। दोबारा सुन लो, कोलेटरल क्या है? कोलेटरल
कुछ ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पर पर्सन को लोन दिया जाता है, जैसे कि कोई कुछ भी होता है, वो गाड़ी, घर, मकान, कुछ भी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन की शर्तें। तो लोन की शर्तें ये होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने टाइम में पे करोगे, कैसे पे करोगे, और कोलेटरल क्या रखोगे बीच में। पास में तो लिखा हुआ है। ऐसे हाउस लोन मोस्टली लोग लेते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हाईलाइट भी क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब कहाँ पे साइन करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वो सब चीजें। दूसरा, यहाँ पे देखो, लोन दो टाइप, एक कॉपरेटिव्स है। कॉपरेटिव यानी जब लोग आपस में ही कोई ग्रुप बना ले और लोन की एक्टिविटी करें, तो उसे बोलते हैं कॉपरेटिव। कॉपरेटिव यानी सह सहयोग, आपस में मिलजुल कर लोन लेन देने का काम करना। फिर लोन दो तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लेना फॉर्मल कहलाएगा, और किसी रिलेटिव नोन पर्सन से लोन लेना क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल कहलाएगा। तो फायदा और नुकसान क्या होता है, देखो फॉर्मल में समझाया तो आपको, फॉर्मल का मतलब बैंक से लेना पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ेगा तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा आपको, कोलेटरल देना पड़ेगा, सब कुछ पेपर पे लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी। लेना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन फायदा क्या है, चीटिंग नहीं होगी, आराम से फिजिकल पीटा वीटा नहीं जाएगा, आराम से वापस कर सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल मतलब आपने किसी भाई, गुंडे, डॉन से लोन ले लिया, किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, सॉरी, रिलेटिव से लोन ले लिया, तो इस केस में होगा क्या कि वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और अगर टाइम पे नहीं किया तो आपके साथ फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, यानी मारा पीटा जा सकता है, ठीक है, फिजिकल वायलेंस होने की पॉसिबिलिटी है। और सारी चीजें हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, सिक्योरिटी कम है। हमारी कंट्री में मोस्टली लोग जो पुअर हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है, इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो वो लेते हैं इनफॉर्मल लोन और वो फंस जाते हैं उसके जाल में। जबकि जो रिच लोग होते हैं वो लेते हैं फॉर्मल लोन बैंकों से कम रेट पर, और इसलिए वो आपस में बाद में भाग भी जाते हैं आसानी से। ध्यान ही रखना कि हमारी कंट्री में पुअर लोग क्या ले रहे हैं, इनफॉर्मल लोन। इनफॉर्मल लोन महंगा भी है, और पुअर लोग ले रहे हैं, इससे वो फंस जाते हैं गरीबी के चक्र में। जबकि रिच लोग क्या लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, सस्ता लोन लेते हैं और आराम से जीवन जी रहे होते हैं। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब अपना ही ग्रुप बना लेना। जैसे आप लोग 10 लोग हो, 10 लोगों ने 100 रुपए मिलाए, 10 लोगों ने 100 रुपए मिलाए तो 1000 रुपए हो गए, 1000 रुपए को लोन पर दे दिया। तो इस तरीके से जब कुछ लोग आपस में मिलकर ही लोन देने का काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जरूरी नहीं है लोन ही देना है, खुद का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं वो लोग, कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। छोटा सा ग्रुप होगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलाएंगे, जैसे लिखा हुआ है 50 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए, 15 से 20 लोग होंगे और आपस में मिलजुल कर ही हेल्प कर रहे होंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं, सारे के सारे फीमेल, इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, मनी इकट्ठा करते हैं और लोन देते हैं, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। ग्रामीण बैंक क्या होती है, गांव के अंदर खोली जाने वाली बैंक ग्रामीण बैंक है। बस आपको ध्यान ही रखना है कि ग्रामीण बैंक जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी वो बांग्लादेश में की गई थी, और इसमें एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है पीस के लिए, नोबेल प्राइज मिला हुआ है पीस के लिए, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही है मनी एंड क्रेडिट वाले में। अगले आइए, अगला है ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ये होता है किसी एक ही जगह पर बैठे बैठे आप दुनिया के कोई सी भी कंपनी का गुड खरीद पा रहे हो, तो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। बस दोबारा समझ लो, किसी भी एक जगह पर बैठे बैठे आप दुनिया की किसी भी कंट्री से कोई भी गुड खरीद पा रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन है। और जो कंपनीज एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में अपना बिजनेस कर रही हैं उन्हें बोलते हैं एमएनसीज। क्या बोलेंगे उनको, एमएनसीज। देखो सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, एमएनसीज का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस। इनका मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज हैं जो एक कंट्री से अदर कंट्री में अपना धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही हैं, और ये इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि गुड वहां पे बनाया जाए जहां पे सबसे कम प्राइस में गुड मिल पा रहा है, चीजें मिल पा रही है, रॉ मटेरियल सबसे कम प्राइस पर है, वहां पे गुड बनाया जाए और वहां बेचा जाए जहां सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, या फिर सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये अर्न कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसी जगह पे सेल करना है जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, और ऐसी जगह पे बनाना है जहां पे खर्चा कम से कम आए, ये इनका मेन मोटिव रहता है, ठीक है। तो मोटिव समझ में आ गया आपको, सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए,
और ऐसा ये इसलिए करते हैं सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट ये अचीव कर पाए। और ये कंपनी से किस नाम से जानी जाती है? एमएनसीज के नाम से जानी जाएंगी। बस बाकी एक टर्म है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए उसको मनी लगाना कंपनी के अंदर, उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। और यही मनी अगर कोई फॉरेन कंट्री वाला इंसान देता है तो उसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोबारा सुन लो, कंट्री के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कि मनी दी जा रही है किसी भी पर्सन के थ्रू, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। और यही इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है तो उसे बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और दोनों का मतलब ये होता है कि भैया डेवलपमेंट करना है कंपनी का, कंपनी का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हालांकि ये एग्जांपल आपको याद नहीं करना, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती हैं, जिससे कि छोटी कंपनी के कस्टमर बड़ी कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं। और इससे बड़ी कंपनी मार्केट में अपनी मोनोपोली, खुद का एक डेवलपमेंट कर सकती है, खुद ही की गुड बेची जाए। एक कंपनी का दिया हुआ है यहाँ पे फोर्ड मोटर्स एग्जांपल दिया हुआ है कि अमेरिका की कंपनी थी, 1700 करोड़ रुपए लगा के इंडिया में इसने प्लांट लगाया और 88,000 कारें इंडिया के अंदर बेची। और इंडिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ इसने कोलैबोरेशन किया था। तो इसका मतलब क्या है? आज के टाइम में हमारी कंट्रीज में आपको फॉरेन कंपनीज मिल जाएंगी अलग अलग कंट्रीज की। तो जिसमें से फोर्ड कंपनी कहाँ की है? जो फोर्ड गाड़ियां आती है ना, फोर्ड की गाड़ियां, तो फोर्ड कंपनी कहाँ की है? यूएस की है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इसमें वही समझाना चाह रहा है आपको कि कहाँ पर गुड्स सबसे कम रेट पे बनेंगे और कहाँ पर हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ उनको बेच सकते हैं। और जब भी कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है उससे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन अगेन दिखाया हुआ है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो वही चीज है कि एक पे से बैठे बैठे हम लोग दुनिया की कोई सी चीज खरीद पा रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन है। इंटरकनेक्शन यानी पहुंच हमारी, कैसे हो पाएगी पहुंच? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए होती है। तो लिखा हुआ है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी वो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है जिससे ग्लोबलाइज हो सकते हैं हम लोग। तो पहली रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी, क्योंकि खरीदोगे ना दूसरी जगह की चीजें तो कैसे खरीदोगे? ऑनलाइन लोगे, तो ऑनलाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, पहली चीज। तो यहाँ पे फोटो दिखा रखी गई है, लैपटॉप चल मतलब कंप्यूटर चल नहीं रहा, तो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पहली है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लिबरलाइजेशन की, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड लाने पर टैक्स ना लगे, और टैक्स लगे भी तो कम से कम लगे, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए, टैक्स फ्री, या फिर टैक्स कम से कम लगना चाहिए। और जब भी कभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को लाने पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्या बोलेंगे इसको? ट्रेड बैरियर। यानी दूसरी कंट्री से आने वाले गुड्स को रोकने के लिए जो लगाया जाने वाला टैक्स है, कुछ भी है, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? ट्रेड बैरियर्स के नाम से जान रहे होंगे हम लोग, ठीक है। आगे समझिए, अगर हम इन बैरियर्स को हटा दें, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो जो भी ये बैरियर्स होते हैं जो हम लोग लगा रहे होते हैं, इन बैरियर्स को हटा दिया जाना ही क्या होता है? लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। तो ये जो बैरियर्स हैं उनको हटा देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिबरलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं शॉर्ट में डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मेन काम ही क्या है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में होने वाले ट्रेड को इजी बनाना। इजी यानी जिसमें टैक्स कम से कम लगे और इजीली वो ट्रेड कर पाए, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आराम से बिजनेस कर पाए, इसके लिए डब्ल्यूटीओ काम करता है। और कोई भी डिस्प्यूट होता है, कहीं पे भी अनफेयर मीन्स यूज होते हैं, तो वहां पे डब्ल्यूटीओ हेल्प कर रहा होता है, तो ये कोई किसी के साथ फाइट ना कर ले, ठीक है। अगला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया क्या है? तो देखो, किसी भी कंट्री में जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उससे फायदा होता है। क्या होता है? एक तो कंज्यूमर्स को फायदा होता है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो गुड्स आपको सस्ते मिलेंगे, बेटर क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कंट्री के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आती है तो अपना अपना इंफ्रा लगाती है ना, बढ़िया बड़ी बिल्डिंग बनाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, हमें चीजों की चॉइस बहुत सारी मिल रही होगी और हम बेटर से बेटर चीजें खरीद पा रहे होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपने यहाँ पे लगाती है, एक एरिया डिसाइड करती है, उसे बोलते हैं SEZ। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें होगा क्या? इस SEZ में जो कंपनी अपना ऑफिस खोलेंगे उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, लिबर्टी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इससे होता क्या है कि टॉप कंपनीज जो दुनिया की होती है ना, वो यहाँ पे आएंगी हमारी कंट्रीज में और अपने अपना ट्रेड यहाँ पे कर रही होंगी,
ठीक है। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो हमारी कंट्री की एमएनसी है, तो इनका नाम लिखा हुआ है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनवेक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम, ठीक है, फास्टनर्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल 2-3 आपको याद कर लेने हैं कि कौन कौन से है। बस इतना ही है। इसके अलावा ये स्ट्रगल तो जरूरी नहीं है, स्ट्रगल मतलब वही कि दोनों दो से ज्यादा कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट कि हमारा गुड खरीदो, हमारा गुड खरीदो, वो सब कुछ। जैसे वो चाइना वाला होता है ना कि हमारे यहाँ पे चाइनीज गुड आते हैं, हम मना करते हैं मत खरीदो, वही स्ट्रगल है। दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे गुड बेचती हैं कम रेट पर। अगला है कंज्यूमर राइट्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या राइट हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। जो राइट हमारे पास होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर राइट्स। अब होता क्या है, कई बार आप लोग कोई चीज खरीदने जाते हो तो बोलते हैं बहुत अच्छी ले लो, 10 साल की गारंटी, 20 साल की गारंटी, बस बोल दिया, फिर आप बाद में आए तो कोई गारंटी नहीं है। तो जो आपके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, जो आपके साथ झूठ बोला गया, आपके साथ ठग लिया गया आपको, उसी से बचने के लिए जो राइट हमें दिए गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर राइट्स। और ये सबसे पहले कंज्यूमर इंटरनेशनल के थ्रू 1985 में बनाए गए थे और इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि भैया क्या क्या चीजें फॉलो करनी होंगी। और इसमें लगभग 220 कंट्रीज के मेंबर मतलब वहां पे उस दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने, ठीक है, आपस में मिलजुल कर कुछ डिसाइड कर रही है रूल्स और रेगुलेशंस, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर राइट्स। और जब ये कंज्यूमर इंटरनेशनल ने रूल्स बनाए ना यूएन के अंदर, तो उसके बाद इंडिया में एक रूल बनाया गया जिसे बोलते हैं कोपरा। तो ये नाम ध्यान रखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, कोपरा का फुल फॉर्म है। 1986 में लाया गया था कोपरा। और 1986 में कोपरा के थ्रू क्या किया गया, कोपरा के थ्रू लोगों को कुछ राइट दिए गए कि भाई आप लोग ये काम कर सकते हो। और उसमें हुआ क्या, कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पहला राइट क्या मिला, सेफ्टी का राइट मिला, यानी जो भी आप चीज खरीद रहे हो ना वो सेफ होनी चाहिए। बोला गया कि सेफ है, ICI मार्क है, मान लो फिर वो फर्जी निकल गया, तो उसके लिए जो सेफ्टी के लिए चीजें थी ना, वो यहाँ पे पहला राइट क्या बोला गया, सेफ्टी। अगर वो सेफ नहीं है तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, मार्केट में बेची भी नहीं जाएगी, फिर वो बताएगा पहले कि सेफ नहीं है ये। दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो भी गुड आप खरीद रहे हो किससे बना हुआ है, एमआरपी क्या है, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सेफ्टी फीचर्स, एक्सपायरी डेट, वो सब कुछ आपको बतानी चाहिए और वो सही सही बताई जानी चाहिए, है ना। तो उसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। अगली चीज क्या है वो देखिए आप, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बोलता है कि एमआरपी, जब भी कोई गुड आप सेल करोगे तो उसमें लिखिएगा एमआरपी पर। एमआरपी से ऊपर रेट पर आप सेल नहीं कर सकते हो, अगर किसी ने सेल किया तो उसको पनिशेबल राइट है, मतलब पनिशमेंट मिलेगा उसको। अगला बोल रहा है कि 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इससे हम लोग किसी भी गुड या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, तो मतलब ये हमारे लिए जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन का राइट हमें होना चाहिए। अगला है राइट टू चूज करने का राइट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक चीज दिखाई वही खरीदो, नहीं, आप 10 चीजें देखो, इसीलिए हम लोग मार्केट जाते हैं 50 चीजें देखते हैं फिर एक खरीदते हैं, तो इसे बोलते हैं राइट टू चूज। तो चूज करने का भी राइट आपके पास है। अगला है, मान लो फिर किसी का धोखा हो गया, तो राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब धोखा हुआ तो आप कंप्लेंट करोगे और आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, जितना भी लॉस हुआ है आपको कंपनसेशन उसका मिलेगा। और ये कंपनसेशन के 3 लेवल होंगे, ठीक है। ये कोपरा के अंदर रूल बनाया गया कि 3 लेवल होंगे, कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखो। पहला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मान लीजिए जो फ्रॉड हुआ है वो 20 लाख रुपए तक का है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन करो। 20 लाख से 1 करोड़ का है तो आप स्टेट लेवल पे कंप्लेन करो। और 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आप नेशनल लेवल पे कंप्लेन कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट, वहां पे कंप्लेन कर दो और आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसे बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। और यहाँ पर होता क्या है, कंज्यूमर अपने आप खुद ही अपना केस लड़ेगा, तो इसे बोलते हैं राइट टू रिप्रेजेंट, अपने आप खुद भी रिप्रेजेंट करेगा, लॉयर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोबारा सुन लो, लॉयर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद ही अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने आपके लिए प्लान चलाया है। तो यहाँ पे जो 3 लेवल है ना, उसका अमाउंट ध्यान रखना है, कितने कितने अमाउंट के लिए कहाँ कहाँ पर। तो अभी बोला चला कि कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी उनके पास इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी होनी चाहिए जिससे कि उसका धोखा ना हो। और ये धोखा ना हो इसलिए क्या किया गया है, कोपरा एक्ट लाया गया है। इसके अलावा कुछ फाइन होते हैं, जैसे ISI मार्क, एग मार्क। ISI मार्क सेफ्टी के लिए होता है, एग मार्क एग्रीकल्चर गुड्स के लिए होता है, हॉल मार्क गोल्ड की ज्वेलरी के लिए होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सी मार्किंग आपको देखनी है। जैसे फूड के लिए फसाई देखते हैं हम लोग, है ना, फसाई सर्टिफाइड है कि नहीं है, तो ये मार्क हमें मालूम होने चाहिए जिससे हम लोग सही गुड को खरीद पाए। और अगर मान लीजिए कहीं पे तब भी आपका कोई हो जाता है तो कंप्लेन तो कर ही सकते हो। इसीलिए एक डे भी मनाया जाता है जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। और ये कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किया जाता है। और बस इतना ही चैप्टर है, इस चैप्टर में यही है।
तो आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर डे कब मना रहे हैं, कोपरा क्या है, कोपरा के लेवल क्या है, बस। और ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट डन। अब आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और रीडिंग करके बताइएगा कहाँ पे किसको क्या दिक्कत आ रही है। कल हम लोग मिलेंगे, कल से हम इसको स्टार्ट कर देंगे वो ऐसे वाले नोट्स, और देन एक बार आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। हालांकि 11th की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो एक ही बुक हमें रिक्वायर्ड होती है, वो करा दी जाएगी आपको। और तो आप प्रॉपर अब एनसीईआरटी खुद रीड कर लीजिएगा, मैंने तो कराई दी, आपको समझा दिया है पूरा का पूरा। एक बार आप खुद रीडिंग करिएगा, बहुत ईजी चीजें हैं, तब भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? डन। सर मॉर्निंग की क्लास कितने बजे की है? मॉर्निंग 6 क्लास बजे 6 की? बजे, हाँ मॉर्निंग क्लास 6 बजे। सर और आज तो कोई और क्लास नहीं होगा? नहीं, नाइट में है सर नहीं, क्लास? अब कोई क्लास नहीं है, मजे करो, संडे घूमो आराम से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट, मतलब गुड नाइट तो करके आप जाके गुड गुड इवनिंग बनाओ। आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून।